कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बेकी अपने हस्बैंड डैन और फ्रेंड हंटर के साथ एक बहुत ही खतरनाक चढ़ाई कर रही है। इसी दौरान एक पक्षी की वजह से डैन की बैलेंस बिगड़ जाता है। अब वो सिर्फ रस्सी के भरोसे लटका हुआ है, पर यह रस्सी भी उसके साथ नहीं देती और बस डैन टपक जाता है। इस घटना के 51 हफ्ते बाद हम बेकी को देखते हैं, जो डैन की मौत से आज भी उभर नहीं पाई। अपने परिवार से अलग थलग दुनिया से बिल्कुल कटी कटी रहती है। अब नशे करना उसकी रोज की शौक हो चुका है, यहाँ तक कि कभी कभी तो वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचती है। ऐसे ही एक दिन जब बेकी नशे की हालत में होती है, उसके पिता यानी जेम्स उससे मिलने आते हैं। उसे समझाते हैं कि वो ये सब छोड़ दे। जेम उसे यह भी कहता है कि अगर उसकी जगह डैन होता तो क्या वो भी ऐसे ही माता मना रहा होता। अब यह सुनकर बेकी की दिमाग और भी ज़्यादा घूम जाती है। वो तो पहले से ही अपने पिता से नाराज़ थी, क्योंकि वो उनके रिश्ते के खिलाफ थे। अब तो जैसे वो अपने पिता से लाखों किलोमीटर दूर जाना चाहती है। उसी दिन रात उससे मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर आती है। उसके पिता की तरह वो भी उसे ऐसे ही दुख भरी जिंदगी से बाहर आने में मदद करना चाहती है। इसके लिए हंटर उसे द B-67 टीवी टावर दिखाती है, जिस पर वो चढ़ाई करना चाहते हैं। अपनी पुरानी दिनों को याद करना चाहते हैं। यहाँ से वो डैन की अस्थियां भी बिखेर सकते हैं। हालांकि बेकी पहले तो ऐसा करने से मना करती है, लेकिन आखिरकार वो भी इस पुरानी टीवी टावर पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो दोनों टावर की तरफ चल देते हैं। हंटर इंस्टा के लिए वीडियोस बनाती है और इसी चक्कर में वो अभी परलोक जाने वाली थी। खैर, लगता है यमराज छुट्टी पे है। कुछ घंटों के बाद वो टावर के एरिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी बाहर ही छोड़ना पड़ता है। वैसे भी टावर बस कुछ ही मिनटों की दूरी पे है। टावर पर पहुंचने पर भी बेकी थोड़ी सी घबराई हुई है, लेकिन हंटर उसे हौसला देती है, समझाती है कि डर के आगे जीत है। बेकी भी यही मानती है। फिर वो दोनों ही इस पुरानी टावर पे चढ़ाई करना शुरू करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि टावर के अंचर पंचर ढीले हो चुके हैं। खैर, आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद वो टावर के आखिरी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। यहाँ हंटर ड्रोन के ज़रिए कुछ वीडियोस बनाती है, फिर कुछ ऐसे शॉट्स लेती है जिन्हें देखकर हमारी हार्ट बीट आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है, कभी इधर से लटकते हुए तो कभी उधर से लटकते हुए। खैर, जो भी हो, यहाँ बेकी डैन की अस्थियाँ बिखेर देती है। इसी दौरान हंटर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है, जबकि वो तो बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। इसका भी रीज़न है, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब वक्त है वापस जाने की। लेकिन जब बेकी नीचे उतरना शुरू करती है, अचानक सीढ़ियों की नट बोल्ट्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे बेकी भी इसी सीढ़ियों के साथ नीचे गिरने वाली थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हंटर उसे किसी तरह से संभाल लेती है। अब उनके नीचे उतरने की रास्ता पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। हंटर बेकी को बड़ी ही मुश्किल से ऊपर उठाती है। हालांकि बेकी बहुत ही टेंशन में आ चुकी है, क्योंकि ऐसे रिमोट एरिया में कोई उन्हें ढूंढ भी नहीं सकते। किसी को पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर है। लेकिन फिर भी हंटर को पूरा यकीन है कि किसी न किसी ने तो सीढ़ियाँ गिरने की आवाज़ सुनी होगी और शायद इमरजेंसी सर्विस वाले आते ही होंगे। पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन इस 2000 फीट की ऊंचाई से गिरने की खौफ उसे भी सता रही है। प्लेटफॉर्म पे एक टूल बॉक्स है, जिसमें उन्हें एक बाइनोकुलर और एक फ्लेयर गन मिलता है, लेकिन उनके काम की चीज़ें जैसे कि वो ड्रोन और पानी की बोतल जो उस बैग में है, वो दरअसल कम्युनिकेशन डिस्क के ऊपर गिर गया था और ये ऊपर की प्लेटफॉर्म से लगभग 50 से 60 फीट की दूरी पे है, उनकी रस्सी की पहुंच से बस थोड़ी सी दूरी पर। खैर, थोड़ी देर बाद बेकी वीडियोस बनाते समय हंटर से पूछती है कि आखिर उसकी ब्लॉग बनाने की वजह क्या है। हंटर पहले तो बताने से हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो बताती है कि ये सभी चीज़ें वो दरअसल डैन की वजह से कर रही है। उसके मरने के बाद उसे समझ आया कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, हमें हर पल जीते रहना चाहिए और जीने की एहसास उसे सिर्फ लोगों से कनेक्ट होने से मिलता है। अब 5 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी इमरजेंसी सर्विस वाले नहीं आए, यानी सीढ़ियाँ गिरने के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आप सोच रहे होंगे कि वो किसी को कॉल क्यों नहीं कर रहे। दरअसल यहाँ नेटवर्क कनेक्शन है ही नहीं। उन्हें लगता है कि शायद कम्युनिकेशन डिश से होने वाले रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं है, क्योंकि नीचे तो नेटवर्क थी। इसीलिए हंटर अपने इंस्टा पोस्ट पर एक इमरजेंसी मैसेज लिखती है और फिर अपनी फ़ोन को रस्सी से बांधकर कम्युनिकेशन डिश से नीचे भेजने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिशों के बावजूद
पोस्ट सेंड नहीं होता क्योंकि यहाँ नेटवर्क कनेक्शन है ही नहीं, और वैसे भी उनकी रस्सी कम्युनिकेशन डिस्क को पार नहीं कर पाती। रस्सी छोटी है मैडम। लेकिन वो हार नहीं मानते। इस बार हंटर अपने जूते में मोबाइल को डालती है। वो मोबाइल को नीचे फेंकना चाहते हैं क्योंकि नीचे कनेक्शन था, पर ऐसे ही वो नहीं फेंक सकते। मोबाइल को सही तरीके से रखना भी तो है। इसके लिए हंटर अपने मोजे जूते में डालती है, यहाँ तक कि अपनी ब्रा भी। नहीं यार, इतनी डिटेल में नहीं जाना था। खैर, इतनी तैयारी करने के बाद वो अपने फ़ोन के साथ जूते को नीचे फेंकती है। वो सही सलामत है या नहीं इन्हें नहीं पता। कोई बात नहीं, हम हैं ना, देखते हैं। अरे मैडम जी, आपकी फ़ोन की तो माँ नहीं, बैंड बज गई यार। खैर, कुछ ही देर बाद यहाँ एक भटकता इंसान आता है अपने कुत्ते के साथ। बेकी और हंटर बहुत कोशिश करते हैं उस इंसान की ध्यान अपनी तरफ खींचने की। इसके लिए बेकी अपनी जूते भी फेंक देती है। हालांकि कुत्ता तो सेंस कर लेता है, लेकिन वो इंसान समझ नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। निराशा तो होती है, लेकिन उनके पास उम्मीद की कोई कमी नहीं है। दरअसल आसपास एक पुरानी आड़ भी है जिसमें वो इंसान शायद अपने दोस्त के साथ आज रात ठहरने वाला है। इसीलिए वो रात होने के इंतज़ार करते हैं ताकि फ्लेयर गन इस्तेमाल कर सके। रात होते ही वो फ्लेयर गन चलाते हैं। वो लोग उन्हें देखते भी हैं, लेकिन उनका इरादा उनकी मदद करने की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो हंटर की गाड़ी उठा लेते हैं। इनकी ये आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। कुछ ही देर बाद बेकी अपनी वेडिंग वीडियोस देखते समय नोटिस करती है कि हंटर बिल्कुल उदास खड़ी है और इधर उसके पैरों में एक टैटू भी है जिसमें लिखा है ऑन फॉर 3। बेकी समझ जाती है कि डैन के साथ हंटर की कुछ ना कुछ तो रिश्ता था। डैन कभी भी आई लव यू नहीं कहता था, बल्कि ऑन फॉर 3 कहता, और वही टैटू हंटर के पैरों में है। इसके बारे में पूछने पर हंटर बताती है कि बेकी और डैन की शादी से ठीक पहले 4 महीने तक उसके साथ डैन की सेक्सुअल रिश्ता था, जबकि डैन उस वक्त बेकी के साथ भी रिश्ते में था। बेकी ये सुनकर ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होती, बल्कि उसे दुख होता है ये जानकर कि इसकी शुरुआत डैन ने की थी। अगले दिन कुछ भी हो, लेकिन पश्चाताप के चलते ही हंटर कम्युनिकेशन डिस्क तक पहुंचने की कोशिश करती है जिस पर उनकी बैग गिरी थी, लेकिन उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा होता है। इसीलिए मजबूरी में उसे अपनी जान जोखिम में डालकर कम्युनिकेशन डिस्क पर कूदना पड़ता है। पहले तो वो थोड़ी पानी पीती है, फिर लगती है वापस आने की तैयारी में, पर रस्सी तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए पहले वो बैग रस्सी से लटकाती है और फिर खुद उस पर कूद जाती है। अरे मैडम जी, कितनी खतरनाक स्टंट्स करेंगी आप। खैर, ऊपर जाते समय अचानक वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन कुदरत का खेल, वो बच जाती है। बेकी उसे बड़ी मेहनत से ऊपर उठाती है और फिर प्यासी आत्मा की तरह पानी पीती है। इसके बाद वो एक कागज़ पर इमरजेंसी मैसेज लिखते हैं और फिर उसे ड्रोन के साथ उस मोटेल की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन ड्रोन की बैटरी डाउन होती है, जिससे उन्हें ड्रोन को वापस लाना पड़ता है। यहाँ उसे चार्ज करने की बस एक ही ऑप्शन है, और वो है ये एविएशन ऑब्स्ट्रक्शन लाइटनिंग, जो एयरक्राफ्ट्स को ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि यहाँ पर टावर है, यहाँ घुस मत जाइयो। लेकिन ये लाइट उनके प्लेटफॉर्म से लगभग 30 फीट की दूरी पे है। मुश्किल तो है, लेकिन करना ही होगा, और ये काम बेकी को करना पड़ता है क्योंकि हंटर के हाथ उस वक्त जख्मी हो चुके थे जब वो नीचे गिरने वाली थी। बेकी बड़ी मेहनत से टावर के सबसे ऊंचाई पर यानी इस लाइट तक पहुंच जाती है, जिसे हटाकर वो ड्रोन को चार्ज करना भी शुरू करती है। उसे काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है ताकि ड्रोन फुल्ली चार्ज हो जाए। उसके पैरों की जख्म की वजह से उसे बहुत तकलीफें हो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ ये गिद्ध भी उसे और भी ज़्यादा परेशान किए जा रहे। बैटरी फुल चार्ज होते ही वो नीचे आती है और फिर से इमरजेंसी मैसेज के साथ ड्रोन को मोटेल की तरफ भेजती है। लेकिन वो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक ट्रक से टकरा जाती है। ट्रक वाला नीचे उतर कर देखता भी है, लेकिन उसकी ध्यान ड्रोन पर नहीं जाती, बल्कि वो अपने ट्रक लेकर निकल लेता है। इस बात से ये दोनों और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब उन्हें जीने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही। बेकी अपने पिता की कही बातें याद कर रही होती है जब उसने उसे कहा था कि डैन उसके लिए सही इंसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक मर्द ही दूसरे मर्द की इंटेंशंस बहुत अच्छे से समझता है, और आज उसे अपने पिता की कही बातें याद आ रही है। वो डैन को सही से पहचान नहीं पाई। खैर, जो भी हो, फिलहाल उनकी फोकस यहाँ से निकलने की है। इसके लिए बेकी हंटर की दूसरी जूता मांगती है। इस बार वो अपने फ़ोन को नीचे भेजना चाहती है, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। हंटर कहती है कि उसके जूते उस कम्युनिकेशन डिस्क के ऊपर गिरी हुई है,
और साथ में उसकी शरीर भी। इस बात से बेकी बिल्कुल हैरान हो जाती है। दरअसल उस वक्त कम्युनिकेशन डिश से ऊपर आते समय जब हंटर नीचे गिरने वाली थी, उस वक्त वो बची नहीं थी बल्कि डिश पर गिर चुकी थी। बेकी बस बैग को ऊपर उठाई थी, लेकिन वो अकेले रहने से इतना डरती थी कि डर के मारे हंटर के मर जाने के बावजूद वो उसे हेलुसिनेट कर रही थी और अब उसकी ये भ्रम टूट चुकी है। दूसरी तरफ जेम्स उसे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अनरीचेबल आता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बेकी बिल्कुल निढल प्लेटफॉर्म पर बैठी है, कहीं मर तो नहीं गई। कुछ ही देर बाद एक भल्चर उसके जख्मों को कुड़ेदना शुरू करता है और अगले ही पल बेकी उसे पकड़ लेती है। बेकी इसे मारकर कच्चा ही खा लेती है। अब यहाँ पका तो नहीं सकती ना। फिर शरीर में थोड़ी एनर्जी आते ही वो अपने हाथ पैर के साथ दिमाग भी चलाना शुरू करती है। यहाँ से जिंदा भी तो जाना है। इसके लिए पहले तो वो रस्सी को नीचे बांधती है ताकि कम्युनिकेशन डिश तक पूरी तरीके से पहुंच सके, जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी है। यहां पहुंचकर बेकी अपने पिता के लिए एक मैसेज लिखती है, जहां वो उसे बताती है कि वो इस B67 टावर में फंस चुकी है। फिर हंटर के पैरों से जूता निकालकर अपनी फ़ोन को उसमें डालती है और फिर उस जूते को हंटर की बॉडी पे उसे ना चाहते हुए भी हंटर की डेड बॉडी को नीचे फेंकना पड़ता है। उसकी ये प्लान काम कर जाती है। हंटर की डेड बॉडी कुशन की तरह काम करती है और उसकी फ़ोन डैमेज नहीं होती, जिससे नीचे नेटवर्क होने की वजह से उसके पिता को मैसेज पहुंच जाती है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं यहाँ इमरजेंसी सर्विस वाले आ चुके हैं और बेकी बहुत ही इमोशनली अपने पिता के गले लग जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।